आज हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल या फ्रेमवर्क की, पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल। हम ये समझेंगे कि आखिर क्या यूज होता है इस फ्रेमवर्क का एक ऑर्गेनाइजेशन में। फर्दर कंपनीज अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को कैसे रिजॉल्व कर सकती है इन 5 फोर्सेस को एनालाइज या इवैल्यूएट करके। तो सबसे पहले समझते हैं आखिर ये मॉडल या फ्रेमवर्क सजेस्ट किसने किया था। देखो, माइकल पॉटर जो कि एक बहुत ही रिनाउंड अकेडमिशियन है, उन्होंने बहुत सारी स्ट्रैटेजिक या स्ट्रैटेजीज हमें सजेस्ट की हैं अपनी थियरीज के द्वारा। उसमें ही ये मॉडल भी है, 5 फोर्सेस मॉडल। सो फर्दर व्हाट मेजर्स अ कंपनी कैन टेक टू हैंडल सच कंपटीशन। देखो, मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे राइवल्स हैं या बहुत सारी कंपनीज हैं जो किसी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल कर रही है। अब ये नेचुरल है कि एक कंपनी चाहेगी कि कैसे हम क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज करें जिससे हम अपने कॉम्पिटिटर से बेटर हो पाएं, राइट। अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझ पाएं ताकि हम उनको उस पर काम कर सकें और उसको रिजॉल्व कर सकें, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह पता कर सकें, अपनी वीकनेस पता कर सकें ताकि हम एक बेटर कॉम्पिटिटर के रूप में उभर के आ सकें। सो 5 फोर्सेस मॉडल इज अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टूल विच हेल्प्स इन एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ कंपनीज स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एंड ऑल्सो टू अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिशन प्रिवेलिंग इन द मार्केट। मार्केट में कितना कॉम्पिटिशन है ये भी समझने के लिए ये मॉडल यूज होता है। अब इसमें हम, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 फोर्सेस की बात करते हैं, तो क्या क्या हैं ये। सबसे पहले है कॉम्पिटिटिव राइवलरी, दूसरा है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, तीसरा है बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स, फिर है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स और फिर है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अब इन पांचों को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला है कॉम्पिटिटिव राइवलरी। तो इसमें हम बात क्या कर रहे हैं, जैसे नाम से पता चल रहा है कि कॉम्पिटिटिव राइवलरी कितनी है, यानी कि कितने कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में एक कंपनी के, कितने सारे ऐसे कॉम्पिटिटर्स हैं जो सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं या सब्स्टिट्यूट गुड्स उसके बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं मार्केट में। तो और साथ साथ में उनकी एबिलिटी, उनके पास कितनी बेटर टेक्नोलॉजी है compete करने के लिए, जो कि टाइम टू टाइम वो अपडेट भी करते रहते हैं। तो सिंपल सी बात है, देखो सिंपल सी बात है कि अगर एक कंपनी लेट से किसी मार्केट में कोई गुड्स या सर्विसेज बेच रही है, तो उसे अगर वो ये पता लगा सके कि कितने सारे राइवल्स हैं उसके मार्केट में और उनके पास कितनी एबिलिटी है हमारे साथ compete करने की, अगर हम ये पता लगा सकें तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है, राइट। कि हम में क्या कमियां हैं, ठीक है, हम उनसे कैसे बेटर हो सकते हैं, क्या क्या ऐसी स्ट्रेटजीज लगा के हम उनसे बेटर हो सकें, ठीक है। सो व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स आर देयर देन इट इज़ नेचुरल देन दैट द बायर्स एंड सेलर्स विल हैव मेनी चॉइसेस टू चूज फ्रॉम। अब क्या होता है कि जब बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, तो सिंपल सी बात है, जो बायर्स होते हैं और जो सेलर्स होते हैं हमारे सप्लायर्स, उनके पास क्या होता है, बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। किसी भी कंपनी से एक कस्टमर सामान खरीद सकता है क्योंकि उसके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। और बायर, सेलर के पास भी बहुत सारी, सेलर मतलब सप्लायर जो रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, उसके पास भी बहुत सारी चॉइसेस है, वो किसी को भी सामान बेच सकता है। तो इस केस में क्या होगा, जो प्राइस होता है प्रोडक्ट का वो क्या होगा, अगर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं तो प्राइस क्या होगा, हमेशा ही लो होता है प्रोडक्ट का। क्योंकि अगर कोई कंपनी लेट से कोई सामान महंगा बेचने लगे औरों के मुकाबले, तो कस्टमर स्विच करके दूसरे के पास चले जाएगा, सेम विद द सप्लायर ऑल्सो। सो इफ द कॉम्पिटिटिव राइवलरी इज लो, द कंपनी कैन चार्ज हायर प्राइस फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज दे ऑफर एज बायर्स हैव फ्यू चॉइसेस। तो ये वही है जो मैंने आपको अभी बताया कि कॉम्पिटिटिव राइवलरी अगर कम है, अगर कम कॉम्पिटिटर्स हैं, तो क्या होगा, प्राइस जो है हाई रख सकती है कंपनी, क्योंकि कस्टमर के पास भी विकल्प बहुत कम है। तो जैसे हम बात करें मोनोपोली या ओलिगोपोली, तो उसमें सूटेबल होता है। अब बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स की बात कर लेते हैं। अब देखो, सप्लायर्स कौन होते हैं,
these are the ones who provide the raw materials for final production of finished goods. जो हमें raw material provide करते हैं, let's say I am a manufacturer, मुझे जो raw material provide करेंगे वो supplier होंगे, right? When the suppliers are few, जब suppliers बहुत कम होते हैं और product वो जो offer कर रहे हैं या raw material जो बहुत ही unique है, तो इस केस में क्या होगा, वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करेंगे क्योंकि suppliers कम है ना. सिंपल सी बात है, डिमांड और सप्लाई का गैप जो है वही सब चीज़ें डिसाइड करता है. अब इस केस में जैसे सप्लायर्स कम है तो क्या होगा, और प्रोडक्ट रॉ मटेरियल भी यूनिक है, तो वो सप्लायर जो है प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. ओके, अब क्या कर सकती है कंपनी इस केस में. मान लो एक कंपनी ऐसे ही मार्केट में है जहाँ पे जो है रॉ मटेरियल बहुत महंगा है, तो इस नेचुरली ये भी होगा कि प्राइस जो है प्रोडक्ट का महंगा होगा, तो कस्टमर को चीज़ें महंगी पड़ेंगी, राइट. तो इस केस में कंपनी क्या कर सकती है, प्रोडक्ट के प्राइस को कम करने के लिए वो और जो बाकी चीज़ें हैं, एक तो रॉ मटेरियल हो गया, कॉस्ट में आता है जो, उसके अलावा बाकी जैसे आपका लेबर हो गया, लैंड हो गया, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनकी कट कर सकती है कॉस्ट. उनकी कॉस्ट को कैसे भी घटा सकती है. क्या अगर वो पहले लेट से रेंट पे उसने लिया हुआ था फैक्ट्री, अब अपना लैंड परचेस करके उसको रेंट बच जाएगा, राइट. लेबर की बात करें तो लेबर को सैलरीज उसके अलावा कुछ और बेनिफिट्स दे दें या डीले कर दें उन्हें बेनिफिट सैलरीज वगैरह जो भी है हाइक देने में. तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर सकती है कंपनी जिससे कस्टमर को जो है सामान महंगा ना पड़े, ज़्यादा महंगा ना पड़े औरों के मुकाबले. तो ये बार्गेनिंग, ये तभी पता चलेगा ना जब हमें ये पता होगा कि बार्गेनिंग पावर क्या है इस मार्केट में सप्लायर की. अगर बार्गेनिंग पावर ज़्यादा निकली सप्लायर की, तो इसका मतलब क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे भी उस प्रोडक्ट का प्राइस रिड्यूस करना चाहिए, उस दूसरे मार्केट में चले जाना चाहिए, क्योंकि हमें पता है यहाँ सप्लायर्स बहुत महंगा सामान हमें देने वाले हैं, राइट. अब बात करते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स. अब कस्टमर्स की बार्गेनिंग पावर क्या होती है. देखो, एक कंपनी के बहुत कुछ कस्टमर्स होते हैं, या ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं, राइट. अगर एक कंपनी के बहुत सारे कस्टमर्स हैं तो इस केस में क्या है, कंपनी प्राइस अपने हिसाब से चार्ज कर सकती है क्योंकि उसके बहुत सारे कस्टमर्स हैं. लेकिन अगर कस्टमर बेस लो है तो कंपनी क्या है, प्राइस भी कम उसे चार्ज करना पड़ेगा, राइट. सिंपल सी बात है. अब नेक्स्ट थिंग इज थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स. अब एक मार्केट स्ट्रक्चर में अगर आराम से कोई भी एंट्री और एग्जिट ले सकता है, यानी कि जब लेट से मुझे किसी मार्केट में एंटर करना है, क्लोथिंग के या किसी भी मार्केट में मुझे एंटर करना है, फूड के, फास्ट फूड के, तो इस केस में अगर मैं आराम से एंट्री ले सकती हूँ, मतलब कोई बैरियर्स नहीं है, कॉस्ट भी कम आ रही है, मुझे टाइम भी कम लग रहा है, जल्दी से रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है, इनकॉर्पोरेशन जो भी हो रहा है जल्दी हो जा रहा है, टाइम ज़्यादा नहीं लग रहा है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स बढ़ जाएगा. कैसे, क्योंकि जो पुरानी कंपनीज हैं उनको कॉम्पीट करने एक नया एंट्रेंट आ जाएगा, एक नया राइवल आ जाएगा, राइट, कॉम्पिटिटर आ जाएगा. तो इस केस में आप कंपनी को कुछ स्ट्रैटेजीज अपनानी होती हैं ताकि वो स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर्स क्रिएट कर सके. देखो यहाँ पे लिखा है, therefore a company with strong entry barriers will be easily able to sustain itself. तो कैसे क्या क्या कर सकती है वो कि जिससे एंट्री बैरियर लग जाए उस मार्केट में. टेक्नोलॉजी पे काम करे, अपनी ऐसी टेक्नोलॉजी हो उस पे काम करे, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे वो काम कर सकती है ताकि जो नए राइवल्स हैं वो जल्दी मार्केट में एंटर ना कर पाए, अपने को बेटर बनाने पे वर्क कर सकती है किसी भी टर्म्स में. अब थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स. देखो, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स का मतलब ये है कि कितने सारे सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के, फॉर एग्जाम्पल पेप्सी एंड थम्स अप, राइट. ऐसे ही सब्सटीट्यूट इन द सेंस कि जिस एक की जगह पे जो दूसरा यूज हो सकता है. ओके, सो द सिमिलर प्रोडक्ट्स दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ कंपनीज प्रोडक्ट ऑल्सो पोज अ थ्रेट. Very right. So it is but natural that a company whose products have few substitutes will have a command over the prices, as we see in the case of oligopoly or monopoly. Okay, तो यही बोला गया है यहाँ पे कि जिस कंपनी के फ्यू सब्सटीट्यूट्स हैं, बहुत ही कम उसका मार्केट में उसके सिमिलर प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो सिंपल सी बात है वो ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकती है. जैसे मोनोपोली की बात कर लें या ओलिगोपोली जहाँ पे सिर्फ दो राइवल्स होते हैं. ओके, या फ्यू राइवल्स भी कह सकते हैं ओलिगोपोलिस्टिक में कंपटीशन में.
तो इसमें क्या होगा कि इसमें कंपनी आराम से हाई प्राइस चार्ज कर सकती है। तो देखो, जो हमने अभी तक फैक्टर फोर्सेस पढ़े, ये जो भी 5 फोर्सेस मॉडल पढ़ा, इसमें बेसिकली हमने यही समझा कि एक कंपनी कैसे क्या क्या फोर्सेस हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकती है, जिसको एनालाइज कर सकती है, इवेल्युएट कर सकती है, ताकि सूटेबल स्ट्रेटजीज बना सके इनको ओवरकम करने में। अगर किसी मार्केट में इस तरीके का कोई थ्रेट, ओके, बार्गेनिंग पावर के बारे में हमने बात की, ये सब दिखता है, तो थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स, ओके, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स, आप हमने क्या क्या डिस्कस किए, और भी पॉइंट्स डिस्कस किए, राइट। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स की बात की हमने, राइट। उसके अलावा कॉम्पिटिटिव राइवलरी कितनी है उस मार्केट में। सो आप होप आपको समझ आ गया होगा कि बेसिकली इसमें हम क्या समझना चाह रहे थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।